नमस्ते हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं बेहद अहम खबर के साथ, जहां सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह, विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वही संभाल रहे हैं। वहीं राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है। मनीष कुमार को डीआरडीए में एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया है और इस हिसाब से 8 आईएएस अफसरों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को यहां मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुक्खू सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें सौंपे गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह, विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वही संभाल रहे हैं। वहीं राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है। मनीष कुमार को डीआरडीए में एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया है। इसी तरीके से और 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपे गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू ने ये फेरबदल किए हैं। आपको बता दें, सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। 8 आईएएस अधिकारियों के यहां पर तबादले हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह, विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वही संभालते रहेंगे। राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है। मनीष कुमार को डीआरडीए में एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया और इस हिसाब से 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले और उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और बात एक और महत्वपूर्ण खबर की। मंडी के सुंदरनगर में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक स्टीम बोट बीच नदी में अचानक तूफान में फंस गई। ऐसे में जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई और जो बाकी लोग थे, उन्हें बोट चालक सूझबूझ दिखाते हुए बोट को किनारे पर लाकर बचा पाया है। स्टीम बोट पर स्कूली बच्चे भी सवार थे। दरअसल यहां बीते 15 दिनों से सलापड़ तत्तापानी सड़क बंद पड़ी हुई है, जिस कारण लोगों को आने जाने के लिए स्टीम बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। शाम को जब ये स्टीम बोट क्यान से एहन गांव की तरफ जाने लगी तो अंतिम बोट होने के कारण बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों समेत 40 लोग बोट पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही स्टीम बोट मंझधार में पहुंची, अचानक तूफान आ गया। इसी दौरान कोल डैम प्रबंधन की एक बड़ी स्टीम बोट यहां से गुजरी, जिसके कारण पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बोट और ज्यादा हिचकोले खाने लगी। हादसे की आशंका देख बोट चालक ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह बोट को किनारे पर लाया और इस हिसाब से 40 लोगों की जान बाल बाल बच पाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसी की एक बानगी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिन्हें तैरना आता था, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ स्टीम बोट को किसी तरह किनारे पर खड़ा कर यहां पर स्कूली बच्चों की जान बच सकी। बड़े शर्म की बात है कि सलापड़ तत्तापानी रोड में एकमात्र अलग से सब डिवीजन बिठाया गया है, जिसको सब डिवीजन कांगू के नाम से है। वहां जेई को फोन करते हैं, स्विच ऑफ आता है। जेई कहता है जहां फोन करना है कर लीजिए। आज तक 15 से 20 दिनों में रोड बहाल नहीं किया गया है। डीसी को, एसडीएम को, एनटीपीसी को, सबको हमने बताया हुआ है कि रोड बंद है, तो आप बच्चों के लिए कोई और विकल्प दे दीजिए, जिसमें चाहे रोड का विकल्प हो चाहे किसी और चीज का। जैसे हमने बोट ऑलरेडी 15 से 20 दिनों से बोट फ्री में चला रहे हैं सोसाइटी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। अब हम भी कितनी देर सेवा दे सकते हैं। जब बोट प्रॉपर डिफाइन होगा, बच्चों के लिए अलग से बोट लगे होंगे, तो उसमें कम व्यक्ति बिठाए जाएंगे। आज ये अंतिम बोट वहां से आने वाला था, तो लोगों को लगा होगा कि लास्ट बोट कोई घर जाने के लिए रहेगा नहीं, सभी बोट उसमें बैठ गए। और जब बोट में बैठ गए तो बीच में तूफान आया। तूफान के साथ में एनटीपीसी का एक बोट गुजर गया और जब बोट गुजर गया तो उसकी कुछ लहरें बनी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और हम लोगों ने भी, बोट चालक ने भी सूझबूझ दिखाते हुए इसको साइड में लगाया और
गांव के लोग भी वहां पहुंचे और लोगों को सेफ उसमें सबको। तो यहां पर प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है, जहां लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लंबे समय से सड़क को बहाल नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों को स्टीम बोट का यहां पर सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मंडी शहर के साथ लगते कल्याण गांव में 11 घर भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गए हैं। बीती 13 और 14 अगस्त को हुई बारिश के कारण इन सभी घरों के आगे जमीन धंस गई है, जिस कारण घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। प्रशासन ने इन 11 प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर तरपाल भी मुहैया करवाए हैं, लेकिन तरपाल इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रभावितों से सरकार से जल्द डंगा लगाने और उनके घरों को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। साल सरकारी सेवा करने के उपरांत ये मकान बनाया हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में जो 12, 13, 14 या 13, 14, 15 तारीख को जो अगस्त को जो भारी बारिश हुई, उस बारिश से मेरे मकान को भारी खतरा पैदा हो गया है। नीचे स्लाइड हो गया है, स्लाइड के कारण मेरे पिलरों तक दरारें आ गई है और हम रात को सोने के लिए अपने भाई के घर जाना पड़ता है। इतनी गंभीर हालत को देखते हुए हमें यहाँ डर है कि ये कभी भी गिर सकता है, मकान बिल्कुल गिरने के कगार पर है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पर पक्के डंगे का प्रावधान किया जाए ताकि हमारे घर को सेफ्टी हो सके और बचाव कार्य हो सके। डर सा लगा रहता है कि मतलब अब देखो जिस तरह से ये पानी आ रहा है, जिस तरह से जमीनें मतलब नीचे धंस रही है, इतना हो रहा है, तो घर में डर बना रहता है। क्योंकि अभी भी हम शिला के पड़ में देख लें, चाहे वहां पे जिस तरह से पानी का बहाव आया, पीछे से घरों के घर टूट गए। तो मतलब ये डर मेरे अंदर ही नहीं, पूरे गांव के अंदर जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, सबके अंदर जो है, सबके अंदर ये है उनके दिल में कि कुछ भी हो सकता है। नुकसान तो हमारा बहुत ज्यादा हुआ है, हमारे घर को भी खतरा है और खेत भी हमारे मतलब घट जैसे बन गए हैं ना। और हमारे को जो है फिर राजेंद्र मोहन जी ने तरपाल दिए ना, 2-3 तरपाल दिए इन्होंने। रात को हम कभी तो सोते भी नहीं है ना, तो हमारे को बहुत डर लगा रहता है। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारी कुछ मदद की जाए ना। हमारे यहाँ पे 2-2 मंजिल के मकान है अभी, तो इसके नीचे से जो जमीन खिसक रही है और आने वाले टाइम में ये घर को पूरा खतरा है। कभी भी घर जो है यहाँ बैठ सकते हैं। अगर इसके ऊपर जो है अगर कहीं दीवार वगैरह ना दी जाएगी तो नुकसान है, खतरा है इसके लिए मकान को। तो गवर्नमेंट जिसके मतलब कि जितना उचित हो सकते है तो जितना हो सकता है तो हेल्प की जाए, फाइनेंशियली किया जाए थोड़ा सा, तो ताकि जो है आम जनता को जो है उससे कुछ राहत मिल सके। भले ही लाहौल स्पीति में 9 जुलाई के बाद बारिश और भूस्खलन के चलते कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही मंदी की मार झेल रहे एचआरटीसी के केलांग डिपो को अब तक 1 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। डिपो की लंबी रूट की बसें प्रभावित हुई हैं, जिसमें नियमित रूप से दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, रिकांगपिओ, लेह लद्दाख और काजा की ओर आवागमन ये बसें करती हैं। लेकिन लंबे समय से बाढ़ और बारिश के कारण सड़कें बंद होने की वजह से लॉन्ग रूट की बसें बस स्टैंड पर ही खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान एचआरटीसी को हो रहा है। शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 13 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। तो आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा होगी। 13 शिक्षकों का चयन इसके लिए हुआ है और आज देश भर में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के मौके पर हर साल शिक्षक दिवस इसी तरह पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिष्ठित शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाता है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर 75 शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें 13 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाना है।
वहीं शिक्षक के दिवस के मौके पर शिक्षण में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कई शिक्षकों की कहानियां सामने आती हैं। इस बार 13 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हम आपकी मुलाकात प्राइमरी स्कूल में 22 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर संजय कुमार से करवा रहे हैं, जिन्हें कोई बड़ा पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उनके पढ़ाए छात्र उनकी तारीफ करते नहीं थकते। सोलन और शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी के शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार खेल खेल में छात्रों को पढ़ाते हैं और नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल पुरानी शिक्षण पद्धति में करते हुए पढ़ाई के क्षेत्र में नए प्रयोगों से छात्रों को शिक्षा देते हैं। जो हम जन्मदिन पे पकाते हैं वो हम शादी में नहीं पकाते। Bakers still exist there. मेरा अपना व्यक्ति तौर पे ये मानना है कि अक्सर मैं अध्यापकों से कहता भी हूं कि जब आप कक्षा में होते हैं तो और कक्षा से बाहर जब आप आते हैं पढ़ा के, तो बच्चे इस तरीके से तृप्त होने चाहिए आपकी पढ़ाई से जिस तरीके से एक भूखा व्यक्ति भोजन करने के बाद होता है। यानी बच्चों को लगे कि आपने कुछ उनको जो दिया है, आप जो देकर आए हो, उससे बच्चों को एक सुकून प्राप्त होता है, एक तसल्ली होती है। समाज ने शिक्षा को अंतिम सत्य मान लिया है। बताओ शिक्षक, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए पर मुझे लगता है कि ऐसा हो गया है। हम 3 साल के बच्चे को जब तक ए से एप्पल नहीं बुलवा लेते हैं, हमको मजा ही नहीं आता है। 4 पड़ोसी हमारे पास बैठते हैं, जब तक हम उससे राइम नहीं सुनवा लेते हमको तसल्ली नहीं होती हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अरे पढ़ना तो सिर्फ एक हिस्सा है। मुझे लगता है कोविड के पीरियड ने बच्चों को यह भी दिखाया कि उनके माता पिता घर में रह के करते क्या है सारा दिन। बिल्कुल। सामाजिकता तब कम होती है जब बच्चे के पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि ना तो वो किसी शादी में जा सकता, ना ही गांव के किसी फंक्शन में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो काम है। माता पिता भी बंधे हुए हैं, वो भी समाज से कटे हुए हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो बच्चों के खातिर शहरों में बैठे हुए हैं। अब सोचिए कि जो शहरों में आ गए हैं उनका समाज से कटाव तो कोई बात कर ही नहीं रहा। उसकी तो जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, उसको उतना सीमित कर दें कि बच्चों को पास सामाजिकता सीखने के लिए भी समय हो। टीचर भगवान है और हमारे दोस्त है, और खास बात है कि हमारे माता पिता है। वो बोलने में प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मुझे ना हमेशा मेरे को यस कि तुम कर सकती हो हर बार। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए ब्रेक के बाद मंडी से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महिला अधिकारी ओशिन शर्मा ने ये कार्रवाई की है। रात के अंधेरे में वो अवैध खनन के चालान काटने पहुंची। कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।
तो मंडी से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला अधिकारी ओशीन शर्मा ने अवैध खनन करते वक्त लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, उनके चालान काटे हैं और अब कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं शिमला में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, इसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। बैठक में आपदा में हुए नुकसान पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही फैसला लिया गया कि बीजेपी विधायक 1 महीने की सैलरी राहत कोष में देंगे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने का फैसला भी लिया गया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस बैठक में जहां हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण पिछले दिनों जो मौतें हुई हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और साथ ही जो हमारे देश ने चंद्रयान 3 की असफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के वैज्ञानिकों को, देश की जनता को इसके लिए बधाई दी जाएगी। 18 सितंबर से 25 सितंबर के बीच विधानसभा का सत्र होना है। उस सत्र की आगामी योजना भी इस बैठक में बनाई जाएगी। कौन कौन से मुद्दे किस किस नियम के अंतर्गत उठाने हैं, उसकी हम पूर्ण योजना आज की बैठक में बनाएंगे। और साथ ही जो प्राकृतिक आपदा घटी है, उसमें जो कांग्रेस सरकार की असफलता रही है, जिस तरह से इस सरकार की कार्यप्रणाली के कारण आज भी सड़कें अवरुद्ध हैं, हिमाचल प्रदेश का बागवान अपना सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहा, सब्जी उत्पादक सब्जी नहीं पहुंचा पा रहे, ऐसे अनेक विषय हैं जिनको आगे विधानसभा सत्र में उठाने के लिए और अभी विधानसभा सत्र तक हम उस पर क्या करेंगे, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना के गगरेट और हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में बनाई जा रही अमृत वाटिका और वॉर मेमोरियल के लिए ग्रामीण क्षेत्र से मिट्टी एकत्रित की। माटी मेरा देश कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अंतिम कार्यक्रम है और इसमें अमृत कलश यात्रा देश के 6.5 लाख गांव में निकलेगी। 30 करोड़ घरों से मिट्टी लेकर उस गांव में अमृत वाटिका बनेगी, शिलाफलकम लगेगा और उस मिट्टी को ब्लॉक स्तर से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली लेकर आएंगे। पंचप्रण की शपथ होगी, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन होगा, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को उनका सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान किया जा रहा है। और जब दिल्ली ये मिट्टी आएगी तो कर्तव्य पथ से लेते हुए इंडिया गेट पर इस मिट्टी के माध्यम से एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा और इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ी स्मारक बनेगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल बनेगा, जो देश भर के 7500 ब्लॉक से यानी कि 6.5 लाख गांव से मिट्टी आएगी, 30 करोड़ घरों से, उसको वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा।
शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश भर से मिट्टी एकत्रित करने के लिए चलाई जा रही अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। आपको बता दें कि शिमला शहरी विधानसभा के जाखू वार्ड स्थित जोधा निवास के आसपास से उन्होंने दिल्ली में बनाई जाने वाली अमृत वाटिका के लिए मिट्टी एकत्रित की। अमृत कलश यात्रा में जयराम ठाकुर, अश्विनी मनूचा, अशोक मनूचा, अनिल कश्यप सूद, वीना भाटिया, नंदन चोपड़ा, केवल कृष्ण सचदेवा यहां से अमृत कलश में मिट्टी उन्होंने एकत्रित की। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में मुख्यमंत्री सबल योजना लॉन्च की। आपको बता दें कि गौना करौड़ स्थित राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्षम जिला हमीरपुर के 120 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण भी सीएम ने वितरित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों और बच्चों के लिए 4 अन्य कार्यक्रम भी लॉन्च किए। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर के बाद सीएम सुक्खू 6 सितंबर को कांगड़ा जिले के पालमपुर जाएंगे। पालमपुर में सीएम आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, राहत और पुनर्वास कार्यों का भी जायजा लेंगे। हम आपदा से निपट रहे हैं। गारंटियों की शुरुआत हो चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी पहली गारंटी थी। हम बोलना 5 साल के लिए चुनकर आए हैं और गारंटियां 5 साल के भीतर पूरी करनी पड़ती है। घर पूरी तरह रहने लायक नहीं रहा, उसको क्या राहत देनी है। जिस किसान ने अपनी फसल बीजी और उस फसल में पानी ने उसको नष्ट कर दिया, उसको फसल का क्या हमने क्या राहत देनी है। इसके अलावा जिनके पशु चले गए उनको क्या राहत देनी है, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी हम चुनावों के मद्देनजर कुछ नहीं कर, अभी हम लोगों मद्देनजर शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में सहस्त्र चंडी महायज्ञ गुजरात से वासुदेवानंद गिरी महाराज कर रहे हैं। ये महायज्ञ 9 दिनों तक अष्टभुजा मंदिर में चलने वाला है, जिसके साथ श्रीमद देवी भागवत कथा भी होगी, जो पायलट बाबा हरिद्वार की शिष्या सरकार राज योगिनी करेंगी। ज्वालामुखी के अष्टभुजा मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। वासुदेवानंद गिरी महाराज के मुताबिक शास्त्र चंडी महायज्ञ भिखारी को भी राजा बना देता है। हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से उबारने के लिए ये शास्त्र चंडी महायज्ञ बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और कुल्लू में 20 भादों के पर्व पर तीर्थ स्थलों में लोगों ने शाही स्नान किया। ब्यास और पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा अन्य तीर्थ स्थलों पर भी देवी देवताओं ने भी जगह जगह शाही स्नान किया। और बुलेटिन में फिलहाल की बस इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।